वालेकुम जी, दिस इज़ रहीम अली ढिल्लों। अच्छा जी, मेरे बड़े अच्छे और पुराने दोस्त डॉक्टर सऊद साहब वो कराची से इधर आए हुए थे और हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन हो रही थी ओवरऑल बर्ड्स से रिलेटेड, स्पेशली लव बर्ड से रिलेटेड और लव बर्ड का जो पोटेंशियल, जो स्पेसिफिकली जो इसका इकोनॉमिक जो साइड है और मार्केट के अंदर जो इट्स टर्निंग आउट टू बी अ कॉटेज इंडस्ट्री और कराची एक हब है जहाँ इंपोर्ट्स भी हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स भी हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि जो नए फैंसियर्स हैं और जो पुराने लोग भी, उनके ज़हन में बहुत सारी दफ़ा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि लव बर्ड का फ्यूचर क्या है। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ सारी इनकी बात सुन के और बड़ी पॉजिटिव वाइब सारी नहीं, तो आई थॉट कि वो थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू डॉक्टर साहब के भी शेयर करें, क्योंकि इनकी बड़ी डिटेल सारी जो है ना नज़र है कि इकोनॉमिक कंडीशन सिचुएशंस पहले क्या थी और अब क्या हैं। तो थोड़ी सी डिस्कशन हम करते हैं डॉक्टर साहब से, लीजिएगा जी। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे LSP के करना धरना का कि उन्होंने मुझे जो है ना अपने प्लेटफार्म पे मौका दिया कि मैं अपने मौक़िफ़ को पेश कर सकूँ और उन्होंने बहुत ख़ास बातों को इस डिस्कस का हिस्सा बनाया। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है लव बर्ड इंडस्ट्री के अंदर, वो इस किस्म की है कि हर बंदा जो है ना शशोपंज का शिकार है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। मुख्तसर ये है कि आज से 10 साल पहले देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर लव बर्ड बाय म्यूटेशन ब्रीड नहीं होता था। कॉमन कॉकटेल फिशर लव बर्ड, जावा फिंच और लव बर्ड उसका एक एक्सपोर्ट का हिस्सा हुआ करता था और उसका एक ख़ास ऑर्डर होता था और मिडल ईस्ट और फार ईस्ट की कंट्रीज़ में जाता था। 5 साल पहले कुछ हॉबियर्स ने, ब्रीडर्स ने अच्छे बर्ड ब्रीड कराए प्रॉपर म्यूटेशंस के, और फिर एक इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हो गई म्यूटेशंस के बर्ड की। अब सूरत हाल ये है कि वो चंद से लेके कहानी हज़ारों और लाखों तक जा रही है, जिसमें हज़ारों लोग उस म्यूटेशन को अपने यहाँ ब्रीड करा रहे हैं। बेशुमार बर्ड पाकिस्तान के ब्रीडर ने ब्रीड कराया और उससे बेतहाशा बर्ड बाहर से भी उनकी डिमांड पे आया। अब लोगों की सोच ये पैदा हो रही है कि होगा क्या। होना कुछ नहीं है, हो ये रहा है कि पहले 4 लोग थे, 40 हुए, 400 हो गए। उन 400 लोग 4000 लोगों को बर्ड नहीं दे पा रहे थे तो बाहर से आया। जब उन 400 लोगों ने रेवेन्यू भी जनरेट किया, हॉबी को भी इंजॉय किया और मल्टीपल म्यूटेशनों को ब्रीड कराने के बाद लोगों को दिया, तो वो 4000 लोगों तक जब बर्ड पहुंचा, आगे 40,000 नया हॉबियर इन हो गया, जिसमें इन्वेस्टर और सब शामिल है। हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। अब 4000 की डिमांड पाकिस्तान पूरी नहीं कर सका तो 40,000 की कैसे करेगा। तो डेफिनेटली किसी और कंट्री में जहां इंडस्ट्री थी जो इकोनॉमिकली बर्ड को ब्रीड करा के पूरी दुनिया को भेजते हैं, उनके यहाँ एक कमर्शियल इंडस्ट्री है, उसका रुख हवाओं का यहाँ हो गया। तो ये पॉकेट अभी तक पूरे नहीं भर पाए, तो 1-2 साल तो ये पॉकेट पूरे भरने में लग जाएगा। उसके बाद जब ये लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उनको देखा देखी दूसरे नए लोग पैदा हो रहे हैं। मैं इसकी मिसाल आम देता हूँ कि मैंने अगर एक बर्ड लिया तो मैं 10 खुद ब खुद हॉबियर प्रोड्यूस कर देता हूँ दिखा के। तो इस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर नंबर ऑफ द बर्ड बायर का और ब्रीडर्स का बढ़ता जा रहा है। तो डेफिनेटली ट्रेड, एक और चीज़ जो देखने में आई है वो ये है कि लोग अब क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, क्वालिटी लफ्ज़ होता है 100 में से 1-2 का, तो ये गेम भी दौड़ेगी। तो डेफिनेटली जो ज़रा समझते जाएंगे वो ऊपर आते रहेंगे, जो ज़रा लोअर क्लास का बर्ड ब्रीड करा रहे होंगे वो कमर्शियल होके फिर दोबारा रुख कर लेगा बाहर का। तो डॉक्टर साहब, सॉरी मेरा क्वेश्चन एक और ये कि आपको 15-20 साल हो गए ओवरऑल एग्रीकल्चर के, तो आप समझते हैं कि जो लव बर्ड की जो फील्ड है और जो लव बर्ड की हॉबी है, सब बहुत सारे नए लोग आए पिछले कुछ अर्से में, तो अभी जो नंबर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो डोंट यू थिंक कि ये पूरी एक कॉटेज इंडस्ट्री बनने जा रही है, बल्कि बन चुकी है? देखें, कॉटेज इंडस्ट्री तो अनऑफिशियली बन चुकी है। हम लोग पिछले 10 साल से 2002 से मिनिस्ट्री के अंदर जो है प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि इसको कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। हमारी जितनी भी एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ और इदारे हैं उनके अंदर कोर्सेज रखे जाएँ, ख्वाह वो वेटनरी से रिलेटेड हो, ख्वाह वो MBA BBA और मार्केटिंग से रिलेटेड हो, ताकि इस इंडस्ट्री के अंदर एजुकेशन जब आ जाएगी तो सिलसिला वहाँ से स्टार्ट होगा। सेकंड में जब एजुकेटेड लोग निकलेंगे तो वो डेफिनेट जॉब भी तलाश करेंगे। तो गवर्नमेंट इसको कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा देगी। जब ये कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा ले गई तो हमारी ओन करेगी मिनिस्ट्री और हमारा अपने जगह जगह कमर्शियल। देखें, पोल्ट्री स्टेट हुई थी ना, तो फ्री में ज़मीनें दी गई थी, आज वो सारी देखें कहाँ पहुँच गई। और उससे पहले पोल्ट्री के मामला भी ऐसे ही थे। तो हम जानते हैं फैंसी बर्ड फार्मिंग को भी एक स्टेट दी जाए
हर शहर के करीब जो बड़े शहर हैं इसकी अपनी एक स्टेट हो, वहाँ एक कमर्शियल ब्रीडिंग के लोग यूनिट लगाएं, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे। मेडिकल साइंस उससे रिलेटेड है, वैक्सीन्स बने, ट्रीटमेंट हो, डायग्नोस्टिक सारा कुछ हो। ये सारी चीज़ें जब आएंगी जब एजुकेशन में चली जाएगी। अब आप जो है दूसरी तरफ क्या देखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो आपका सवाल होने वाला था, मैं आपके चेहरे से देख रहा था तो मैंने पहले से क्लिक मार लिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ताल्लुक बिल्कुल मैं लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ कि लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं, जिसमें हमारा 30 साल तजर्बा ये कहता है, 91-92 से मैं बाकायदा ब्रीड कर रहा था। माशाल्लाह मैं लॉन्ग टाइम से देखता आ रहा हूँ। होता क्या है, जब यहाँ की डिमांड बढ़ जाती है तो पूरी दुनिया से यहाँ बर्ड आना शुरू होता है, ये पॉकेट फिल होता है, ब्रीड कर जाता है। दूसरी जगह से इतना ब्रीड नहीं हो रहा होता जितना यहाँ हो रहा होता है। फिर हम दूसरों की मार्केट में जगह बना के उनके रेटों को कोलैप्स करते हैं और लोएस्ट प्राइस पे बाहर बेचते हैं। जब बाहर जाता है तो सारा फ्लैश होकर निकल जाता है। तो होना यही है, जब अच्छा बुरा सब जमा हो जाएगा तो अच्छा तो खड़ा होगा, बुरा बुरा फिर साइड के चैनल से बाहर चला जाएगा। डॉक्टर साहब, इधर एक मेरा क्वेश्चन ये कि पाकिस्तान से भी क्या बर्ड एक्सपोर्ट हो रहे हैं रूटीन में? एक तो इस तरह की एक्सपोर्ट थी जो ब्रीडर ने की, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ओमान बर्ड भेजे, और मैं आगे भी इंशाल्लाह और भी दोस्तों के साथ मिलकर ये प्लान करेंगे ब्रीडर भी बर्ड को एक्सपोर्ट करें। इसके अलावा मुझे जो पता चला कि कराची में रूटीन के अंदर हर महीने लव बर्ड और बाकी बर्ड्स भी एक्सपोर्ट दूसरे कंट्रीज में हो रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों को अभी तक ये लगता है कि बर्ड यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, जबकि मेरे पास फिगर्स कई $1 मिलियन एक्सपोर्ट किए सिर्फ एग्रीकल्चर में। देखिए मैं आपको बताऊँ, कराची जो है आज से नहीं साल से बाहर बर्ड बेचता है। कभी बर्ड फ्लू आ गया, कभी कोरोना आ गया, कभी और दूसरे भी मसले मसाइल आने की वजह से एक्सपोर्ट कभी कभी कम या ज़्यादा हो जाती है, लेकिन लीगल और इनलीगल ट्रेड मुसलसल चलती रहती है। और पाकिस्तान से हज़ारों की तादाद में हफ्ते में 1 या 2 फ़्लाइट होती हैं और 7-8 एक्सपोर्टरों का माल पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है। अब जो इंपोर्ट का ताल्लुक है, क्योंकि पाकिस्तान में लवबर्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड डेवलप हो गई थी, क्योंकि आप लोगों ने जो सब ने मिल के, उनमें बहुत सारे लोगों का किरदार है, जो एक इंडस्ट्री का नक्शा दिखाया, उसकी बुनियाद पे जब लोगों में डिमांड हुई तो बाहर से बड़ा नहीं आना था। अब जब डिमांड के पॉकेट पूरे हो जाएंगे तो हमारे शिपर कहते हैं आप लोग डिमांड कर रहे हैं, हम मंगा रहे हैं, अपने दम से नहीं मंगा रहे हैं, आप डिमांड बंद कर देंगे, हम मंगाना बंद कर देंगे। जब फिर यहाँ प्रोड्यूस होगा तो फिर बाहर जाना शुरू हो जाएगा। बजरी, कॉकटेल, फिशर, लवबर्ड, जावा फिंच जब मुसलसल बाहर जा रही है। अब होता क्या है कि क्योंकि यहाँ से नज़र नहीं आता, लोग इकट्ठा करते हैं, एक दो करके किसी एक ट्रेडर के पास जाता है, उससे वो जो है ना रातों रात वहाँ चला जाता है, वहाँ से फिर बाहर चला जाता है। तो जितना बड़ा ये प्रोड्यूस होगा, एक टाइम इनका चैनल बाहर का है। अब 2 किस्म की इंपोर्ट होती है ना, एक्सपोर्ट होती है यहाँ से। एक होती है ट्रेडर के पास, शॉपकीपर के पास एज ए पैट, तो उसमें लोएस्ट कॉस्ट का बढ़ जाता है। एक होती है ऑन डिमांड हॉबियर की, जैसे इस वक्त दुबई, शारजा, मस्कत, बहरीन, कोयत, ये लोग डिमांड कर रहे हैं लवबर्ड चाहिए, आप भी फेस करते हैं, मैं भी फेस करता हूँ। तो होगा क्या कि अब इस किस्म के ऑर्डर आने वाले वक्तों में प्रोड्यूस होंगे कि 1-2 बंदे वहाँ उठेंगे, 100 पीस, 50 पीस यहाँ से कलेक्ट करवाएंगे अच्छे, और वहाँ जाएंगे। तो उससे भी हमारी आवाम को, हमारे अच्छे ब्रीडरों को बड़ा फ़ायदा होगा। हमने ये करना है कि हमने वहाँ के अच्छे ब्रीडरों का एक ग्रुप बनाना है और यहाँ के अच्छे ब्रीडरों का एक ग्रुप बनाना है, और उन दोनों को कम्युनिकेशन में रखना है, ताकि जो वहाँ की डिमांड हो उसके हिसाब से यहाँ की डिमांड, यहाँ से डिमांड बना के और पूरी की जाए। तो ये बैलेंसिंग का मामला रहेगा। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हो सकता है कि यहाँ ओवर ब्रीडिंग की वजह से हमें कुछ मामला फेस करने पड़े। डॉक्टर साहब, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ कि लवबर्ड की जो मेरी जितनी ऑब्जर्वेशन है कि अब तक लवबर्ड की जो एक लाइफ, कमर्शियल लाइफ जो इन्हेंस हुई जो आ रही है, और फिर हॉबियस्ट भी इसके अंदर आता जा रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतने रंग रखे हैं और इतनी म्यूटेशंस हैं कि हर कुछ अरसे बाद हमें पता चलता है कि एक नई म्यूटेशन आ गई है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अभी आने वाले 1-2 साल के अंदर कौन कौन सी म्यूटेशंस जो हैं वो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिस पर वर्किंग करना चाह रहे हैं, और कमर्शियली भी वो ज़्यादा वायबल है? तो आप इस पर थोड़ा सा बताएं मुझे। देखें, 2-3 साल में ऑफलाइंस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने फोकस किया और काफ़ी प्रोड्यूस भी किया और काफ़ी बाहर से भी आया। उसके साथ पेल फेलो पे लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा रहा। अब पेल फेलो को ऑफलाइन में मूव कराएंगे। ये जो साल मैं समझता हूँ इसके स्प्लिट और फिर विजुअल की तरफ कोई 1 या 2 या 3% लोग तो शायद चले गए, 98% लोग जाएंगे, जिनके पास सादे पेल फेलो होंगे या सादे ऑफलाइन होंगे, या अगर कुछ 1-2 बर्ड होंगे भी तो वो उसको मेंटेन करेंगे। फिर उसकी पूरी क्लासेस है ना, ग्रीन में, ब्लू में और पार ब्लू में। ये 2-3 साल तो इसकी मेंटेन करने, इसकी क्वालिटी को वर्क करने में लग जाएंगे। फिर उसके बाद डन ने एंट्री मार दी है
और डन ने इतनी ज़बरदस्त एंट्री मारी है माशाल्लाह। फिर ऑफलाइंस में डन के सारे गेम शुरू हो जाएंगे, फिर उसकी कलर क्वालिटी साइज़ पर काम शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि 6 साल तो गेम इसी में रहेगी। अच्छा, उसके बाद कुछ नई म्यूटेशनें भी दरियाफ्त हो रही हैं, या पहले हो गई होंगी, अब फोकस हुआ है। जैसे मैं अब देख रहा हूँ लाहौर के अंदर पेल को लोग तरह फोकस कर रहे हैं और देख रहे हैं, और एक जो हमने नया बर्ड आपके पास देखा, अभी तक तो उसका पता भी नहीं हो क्या है, पेल है या कुछ पेल की खाला है, लेकिन वो लगती कुछ ऐसे ही है। तो इस किस्म के बर्ड भी अल्लाह ताला नई क्रिएशंस करता है और हम उसको अडॉप्ट करते हैं। डेल्यूट पे बहुत ज़्यादा रहा। मिस्ट्री को हम देखते हैं कि मिस्ट्री एक टाइम पे बिल्कुल ज़ीरो था, किसी को पता भी नहीं था। इस वक्त दौड़ लगी हुई है मिस्ट्री को सारे कलरों में ले जाने की। सिलेटी पे भी ये अब हवा आ गई है, मैं देखता आ रहा हूँ, क्योंकि मैं सारी ब्रीडें कराता हूँ तो मैं प्रेशर को फेस कर रहा होता हूँ। तो अब जितना इसके अंदर कलर कम्बिनेशन का गेम है, उतना ही क्वालिटी वर्क का गेम है, तो और म्यूटेशनों के नए। तो ये तीनों चीज़ें मिलके मैं समझता हूँ 5-6 साल तक तो गेम इसी में खेलता रहेगा। फिर 6 साल बाद पता चलेगा कि कंडीशन कहाँ पहुँचती है, लेकिन जीत क्वालिटी की होगी। लोगों को ये चाहिए कि बेसिक बर्ड जो हैं अपने, वो ज़रा मजबूत बना लें। मैं ये देख रहा होता हूँ लोग आगे की जनरेशन पे तो भाग जाते हैं, जो बेसिक बर्ड है वो नहीं बना पाते। जैसे बेसिक फिशरी है तमाम कलरों में, बेसिक ऑफलाइन है तमाम कलरों में, क्योंकि लाइन तो उसी से मेंटेन करके स्प्लिटों के आगे लेके जानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस साल बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी रही, और मेरा ये मतलब फीडबैक, अभी हम डिस्कशन भी इस पर कह रहे थे कि पूरे पाकिस्तान में पहले बर्ड पंजाब और लाहौर के अंदर, और फिर लाहौर के जो क्लोज सिटीज़ थे उनमें ज़्यादा था। मैंने इस साल तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, कराची में और बाकी जगहों पे बर्ड्स भेजे। आपका क्या फीडबैक है कि पाकिस्तान के किन किन एरियाज़ में अब ये फार्मिंग हो रही है? क्योंकि आई बिलीव के अब, क्योंकि मेरा एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है, तो आई बिलीव कि ये छोटे जो गांव हैं और छोटे शहरों उधर भी चला गया। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, बिल्कुल ऐसा हुआ है। पहले हम मेन सिटीज़ को बर्ड सप्लाई करते थे, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन पाकिस्तान में, बल्कि एशिया में आपको पता ही है जिस लेवल का हम बर्ड, मतलब जिस क्वांटिटी में बर्ड, तो डेफिनेटली उस नंबर ऑफ़ क्वांटिटी से आपसे हमारे पास क्लाइंट भी जनरेट होता है। तो मैंने देखा शहर से ज़्यादा छोटे शहरों की तरफ रुझान ज़्यादा है लोगों का, और जितना बायर छोटे शहरों का है, बड़े शहरों का इतना नहीं है। ये चीज़ देखी, और जो एक सबसे बड़ी चीज़ देखी गई वो ये देखी गई कि आपने भी इस चीज़ को एडमिट किया कि कराची ने इस दफ़ा अच्छे बर्ड पे बहुत ज़्यादा बाइंग की। अब मैं जो देख रहा हूँ 100 पेयर, 150 पेयर, 50 पेयर, तो डेफिनेटली वो उस हिसाब से फिर लोग पहले अपने पॉकेट में अपने फॉलोअर पैदा नहीं करते थे। ये वाहिद 2-3 साल हैं जिसमें मैंने देखा कि हर हॉबियर जब बर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ब्रीड कर रहा होता है, अपना हॉबियर, अपना फॉलोअर ही प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये खुशाइन अमल है जिससे चेन बाई चेन जो है ना हॉबी जनरेट करती रहेगी। एक और चीज़ जो भी आपसे मेरे डिस्कशन में आ रही थी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हर इंडस्ट्री का एक डाटा होता है, अभी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इसके अंदर आ गए हैं, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन और वेल एजुकेटेड यंग लोग भी, जो कि किसी और बिजनेस में पहले जाते थे। तो बहुत सारे ऐसे फादर्स आए जो अपने यंग बच्चों को लेकर MBA किए हुए हैं, स्कॉलर भी आए, वो इंजीनियरिंग गोल्ड मेडलिस्ट भी आए, स्कॉलर भी आए, वो आगे बर्ड फील्ड में इस हैवी कल्चर के अंदर आके इसकी प्रॉपर फार्मिंग करना चाह रहे हैं। तो आपके ख्याल में, क्योंकि आप बहुत सारी सोसाइटीज़ के साथ आपका कॉन्टेक्ट है, और बहुत अरसे से आप जितनी भी ये हैवी कल्चर की फील्ड है इसमें इसके साथ अटैच्ड है, तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी इस टाइम पाकिस्तान के अंदर कितना ब्रीडर होगा ओवरऑल पाकिस्तान में लव बर्ड का, या ओवरऑल जो हैवी कल्चर है उसके अंदर? देखें, हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया, हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो ऑल पेट लवर्स, जिसमें बजरीगर, कॉकटेल फिशर, लव और ग्रास पैरेट, ये सारे ब्रीडर आते हैं और इनके पेट लवर आते हैं, और उसके साथ साथ हमारे डॉग कैट के पेट लवर आते हैं। तो हम इस नतीजे पहुँचे कि इस वक्त जो है ना 3.5 लाख से लेके 5 लाख तक ये पेट लवर हमारे पाकिस्तान में है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा लव बर्ड और बजरीगर की ब्रीडिंग से ताल्लुक़ रखता है। बहुत ज़्यादातर लोग बिल्कुल न्यू आए, जिनसे हम अगर डिस्कस करते हैं वो बताते हैं 2 साल पहले तो मैं किसी और फील्ड में था, 3 साल पहले बिल्कुल चेंज फील्ड है, उससे आए, और अब ये साल तो भरमार है लोगों की। मेरे पास 90% ऐसे हॉबियर हैं जिनको मैंने बर्ड दिए कि जिनका कोई बैकग्राउंड डेटा नहीं मिलता बर्ड की फार्मिंग, ब्रीडिंग या हॉबी से। उसकी मेन वजह कोरोना भी है कि उसमें लोग डिसहार्टेड होकर बैठ गए थे। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने वीडियोस बनाई, मोटिवेटेड, अपने बर्ड्स दिखाने लग गए। यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा किरदार है पूरे पाकिस्तान के, जिन्होंने लोगों के शेड बर्ड्स दिखाने शुरू किए, और लोगों ने उसमें चार्मिंग भी पैदा की, और लोगों ने बताया कि बड़ा प्रॉफिट है। अच्छा है भी, नो डाउट, जो दिल लगा के शौक करता है तो वो दब दबा के नोट भी भरता है, तो उसकी वजह से, और ये जनरेटिंग अभी चल रही है।
अब होना यह है कि हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं, लोगों को प्रॉपर गाइडलाइन दें, लोगों के साथ कम्युनिकेशन लेवल बरकरार रखें, और आप जैसे लोग उनको मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री जनरेट हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ये ट्रेंड था कि सिर्फ 15, 20, 25 पेयर्स लोगों ने लगाए हुए थे। नो डाउट अब क्वालिटी की तरफ लोग जाना शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर बड़े क्वालिटी बर्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लोग नंबर्स की तरफ भी जा रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो लोग इसको प्रॉपरली फार्मिंग लेवल पे करना चाह रहे हैं, फार्मिंग लेवल मींस के एनीथिंग अबव 50-60 पेयर्स और मे बी मोर देन 100, तो जो लोग इस तरह इसको सोच रहे हैं इस कमर्शियल लेवल पे लेके जाने के लिए, उनके लिए आप क्या कहते हैं? और उनको क्या, अगर इस तरह इस लेवल की प्रोडक्शन होगी तो हमारे यहाँ कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उस चीज़ को कंज्यूम कराने की मार्केट? देखिए, मैं लोगों की बात तो से पहले अपनी बात करूँगा। मैं क्या करता हूँ, देखिए मेरे पास 360 पेयर का सेटअप है ना, आज 15-20 साल हो गए। पहले कॉमन फिशर था, फिर उसमें लोटिनो पीच फिश आ गया, फिर XYZ पर्सनाटा, और ये मुटेशन आती आती अब सारा मुटेशन ने घेर लिया। 2-4 बर्डी के जोड़े फिशर के बचे होंगे, 2-4 लोटिनो पीच फिश के बचे होंगे सब। वजह क्या होती है, उनको ये सोच लेना चाहिए, 1 लाख का बर्ड लिया है तो ये सोच लें कि 25,000 रुपये पर पीस का बच्चा उनका जाना चाहिए, 25 से 50,000 पर पीस का बच्चा। अब 2 चीज़ें, अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट में सबसे आगे, इंपोर्ट में तो किया ही कुछ नहीं है इसने। लोग कह रहे हैं कि इतना हो गया, आपने क्या मंगा लिया जी? कितने हज़ार आपने लबड़ मंगा लिए, कितना लाख लबड़ आपने भी तो भेजा है पूरी दुनिया को, उसका भी तो हिसाब रखें। और बर्ड में टर्न बैक बहुत फास्ट है ना, वो अगर सही डायरेक्शन से बर्ड लेके बच्चे लेके जवान करते हैं तो पहले क्लच में पैसे बाहर, फिर तो बिल्कुल। दूसरा डॉक्टर साहब, एक और भी पॉइंट जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये था कि पाकिस्तान की तकरीबन 22 करोड़ की आबादी है, और अभी चंद परसेंटेज अगर हम पॉपुलेशन से लगाएंगे जो ये एग्रीकल्चर के अंदर है, तो भी पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि हम में से हर बंदा अगर हर साल 2-3 लोग हमें देख के अगर लव बर्ड फार्मिंग के अंदर आते हैं तो एक्सपोनेंशियली इसकी ग्रोथ है। और वो आई बिलीव कि भी हम वो जो इम्पोर्ट से रिलेटेड सारी बात कर रहे थे कि हज़ारों लव बर्ड आए और वो भी सेटल डाउन हो चुके हैं मार्केट में। इस टाइम मेरे पास कोई बर्ड देने किसी के पास नहीं है। अभी आपसे मैं बर्ड की ये बात कर रहा था, आपने कहा था जीरो है, मैं तो जीरो करके। ये बात नहीं कि हम लोग प्रोमिनेंट है शायद, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग जिन्होंने पिछले साल बर्ड रखे और उनको ज़्यादा लोग नहीं जानते, वो उनकी भी यही पोजीशन है कि बर्ड अवेलेबल नहीं। मेरे पास अब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आए जो बिज़नेस करना चाह रहे थे, और जो एक पढ़ा लिखा बंदा आता है वो फिजिबिलिटीज़ बनाता है, वो उसकी प्लानिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखते हैं। तो अगले 5 साल का टाइम यूँ गुजर जाता है, और 5 साल के टाइम के अंदर कोई बंदा अपने आप को इसमें फ्लरिश करता है। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे ब्रीडर माशाल्लाह पहले साल आगे प्रॉफिट निकाल रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है। तो आप अगले 5 सालों में लवबर्ड को कहाँ पे देख रहे हैं? अगर आप क्या देखते हैं कि लवबर्ड की इंडस्ट्री किस तरफ मूव कर रही है और क्या ग्रोथ आएगी? देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इस साल मैंने आपको बताया कि लोग पेल फेलो और ऑफलाइन में जो क्रॉस है वो डाल के उसको मेंटेन करेंगे। ये वो लोग हैं जो ऑफलाइन लवर हैं। एक बहुत बड़ी हॉबी इनो और क्रीमिनो और पार ब्लूज़ की तरफ चलती आ रही है, जो बड़ा महंगा बर्ड की तरफ अभी नहीं आया, मतलब उस लेवल से। तो वो भी एक बहुत बड़ी सैलाब बरपा हो रहा है और वो लगा रहे हैं, वो भी उनको मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। और आप देखें कि एल्बिनो के 50-50, 100-200 जोड़े भी लगे, तो डेफिनेटली क्रीमिनो, डेकिनो और इनके भी ये सिलसिला चलेगा। तो ये 2-3-4 साल में तो ये पॉकेट ही आप भर नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कोई 2-4 सालों का नहीं, डेकेड्स का है। तो ये सारी बात और ये सारा एस्पेक्ट आप लोगों के सामने रखना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो सके कि जो लोग एग्रीकल्चर के अंदर इसको एज अ प्रोफेशन ले रहे हैं और इसके अंदर ग्रो करना चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा रूम है। हमारी रह गई न्यू हॉबियर के लिए, जो हम बात कर रहे थे कि उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना। बिल्कुल, मेरे ख्याल ये बात, बिल्कुल ये एक बात अपना पॉइंट। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो शायद रह जाती, हमारी बात क्लोज हो जाती, कि जो आने वाले न्यू हॉबियर हैं उनको किन 5 पॉइंट्स का ख्याल रखना है। सबसे पहले जो है, उन्होंने अपने करीबी लोगों में जिनसे उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उनसे बेसिक नॉलेज लेके बर्ड ख़रीदना है। बेसिक नॉलेज क्या होती है सबको पता है, ठीक है ना, हेल्थ, ये वो, चेकअप, बर्ड चेकअप। सेकंड ये कि लालच की बुनियाद पे नहीं, शौक़ की बुनियाद पे बर्ड लेना है। तीसरी चीज़ ये कि उसका 1 साल पहले का स्टेटस या 2 साल पहले का स्टेटस मालूम कर लेना है क्या है, और अब
उसकी इस वक्त की पोजीशन क्या है उसकी, और किसी अच्छे सीनियर से ये मालूम करते हैं कि उसका मुस्तकबिल फ्यूचर क्या होगा। डेफिनेटली फ्यूचर क्वालिटी का होगा। उसने उसको लेते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आगे जब मैं इसमें वर्क करूंगा क्या क्वालिटी प्रोड्यूस कर पाऊंगा इससे, नहीं। चौथी चीज़, उसको मैनेजमेंट और हाउसिंग का पता होना लाजमी है। अगर वो मैनेजमेंट और हाउसिंग का पता नहीं रखता तो सारी कंप्लेन बढ़ लेने के बाद पुट करता है या कंप्लेन लेके आ जाता है। पांचवा, उसको ये पता होना चाहिए कि ये मंजन चूरन दुकान या परचून का काम नहीं है, ये शौक का काम है। उसको एक अच्छा शौकीन बनना होगा, तब वो मार्केट में स्टैंड करेगा। अच्छा कारोबारी बन गया, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा दी, हो सकता है कि बहुत टेक्निकल आदमी हो तो निकल जाए, वरना अक्सर लोग कभी कभी, लेकिन अच्छा ऑफिस, मिलनसार और कम्युनिकेटर, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप बरकरार रख के चलने वाला बंदा ज़्यादा कामयाब है। क्या ख्याल है? यही हमारी बात हुई थी। तो ये छोटी सी बात थी, बाकी क्लोजिंग ये करेंगे। ये डॉक्टर साहब की ये जो इन्होंने जो पॉइंट्स बताए डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि एक ऐसी ये एक हॉबी और एक ऐसा बिज़नेस है एग्रीकल्चर कि आपको पूरे पाकिस्तान, तो क्या मैं अभी यही बात कर रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर इसकी वजह से हम सबकी कनेक्टिविटी है। तो जितने नए लोग जो इन चीज़ों पे इसको एज ए प्रोफेशन लेके चल रहे हैं, सबसे पहले तो एक चीज़ जिस पे मैंने 2 साल पहले भी बात की पाकिस्तान के अंदर, कि हम में से बहुत सारे लोग इससे बहुत कुछ अर्न करते हैं और बहुत इन्वेस्टमेंट भी की है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। तो वही वाली बात कि ये एग्रीकल्चर है और आप सब लोग एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर साहब हैं, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर। और ये इसके अंदर जो भी लोग आना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर और जो एग्रीकल्चरिस्ट बनना चाह रहे हैं, वो इसको बड़े प्रोफेशनल मैनर में कर सकते हैं। इसकी लाइफ जो है वो अभी बहुत है, और बहुत क्या मैं कहूँगा कि कई 100 सालों से तो ये काम हो रहा है, और पिछले कई डेकेड से पूरी दुनिया में थे और पिछले चंद सालों से पाकिस्तान में। तो सब वो नए लोग जो आना चाह रहे हैं, दे आर मोर देन वेलकम। उनको किसी भी किस्म की असिस्टेंस, कोई भी चीज़ हो तो अपने एरिया में जो भी सीनियर लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं, बाकी भी जो लोग उनके पास हैं, उनसे गाइडेंस लें। और एग्रीकल्चर के अंदर आप लोग जो है वो अपने एज ए प्रोफेशन इसको लें। तो थैंक यू।